गुड आफ्टरनून। बैठो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत, प्रिंसिपल, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये दो बताए थे लास्ट। हम्म वीएनटीआर बताया था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और ये वीएनटीआर जो कि पुनरावृत डीएनए है, और इनकी पुनरावृत्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। इनको वीएनटीआर क्यों कहते हैं? वीएनटीआर क्यों कह रहे हैं? वीएनटीआर का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर, यानी कि टेंडम रिपीट के नंबर अलग अलग होते हैं। एक जीव, एक व्यक्ति के सारे गुणसूत्र में और बाकी भी सारे व्यक्तियों में पुनरावृत्त इकाइयों के नंबर अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वीएनटीआर। अब अगर इन पुनरावृत्त इकाइयों में 11 से 60 बेस पेयर की पुनरावृत्ति है तो इन वीएनटीआर को क्या बोला जाता है? मिनी सैटेलाइट। ठीक है। और माइक्रो सैटेलाइट में 1 से 6 बेस पेयर की पुनरावृत्ति। अब एलेक्स जेफरी ने यूज किया है मिनी सैटेलाइट। ठीक है। मिनी सैटेलाइट में जो पुनरावृत्ति की संख्या है ये समजात गुणसूत्रों में भी अलग अलग होती है। देखिए, मिनी सैटेलाइट को अगर हम गुणसूत्र या डीएनए पर देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक समजात गुणसूत्र जोड़ा है, ठीक है, और मान लीजिए उसमें कोई एक पुनरावृत्त खंड है, ये मान लीजिए, तो इनकी संख्या जो है अलग अलग रहेगी इवन समजात गुणसूत्रों में। ये मान लीजिए एक मिनी सैटेलाइट, कोई एक निर्धारित आकार की इकाई लगातार रिपीट हो रही, और मिनी सैटेलाइट में वो आकार क्या होगा? मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्त इकाई का आकार क्या होगा? 11 से 60 के बीच में होगा, तो कोई भी एक हो सकता है। मान लो ये 20 बेस पेयर की इकाई है जो पुनरावृत्त हो रही, तो 20 20 20 20 कई बार आएंगे, इसमें भी कई बार आएंगे, लेकिन पुनरावृत्ति की संख्या दोनों में क्या होगी? अलग अलग। और एक चीज और कही थी कि जहां से ये पुनरावृत्ति शुरू होती है और जहां खत्म होती है, पुनरावृत्ति का आरंभ और अंत जहां होता है उसके दोनों तरफ क्या होता है? मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ क्या मिलता है? पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल। और पैलिंड्रोमिक स्थल होने का क्या फायदा है? कि इसको जो है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के निकाल सकते हैं। अगर ये एक मिनी सैटेलाइट है तो मिनी सैटेलाइट के दोनों ओर, मिनी सैटेलाइट के दोनों ओर पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल, पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल पाए जाते हैं। पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल पाए जाते हैं। अतः इसे किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट कर अलग कर सकते हैं। मिनी सैटेलाइट को हम काट कर निकाल सकते हैं, और मिनी सैटेलाइट को हम किससे काट के निकाल पाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये हम इसलिए काट के निकाल पा रहे हैं क्योंकि इस मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ क्या है? रेस्ट्रिक्शन स्थल या पैलिंड्रोमिक स्थल। इस बात को अगर हम डीएनए पर देखें, मान लीजिए ये तो मैंने क्या बनाया? गुणसूत्र पर। वास्तव में ये चीज डीएनए में होती है, तो अपन थोड़ा सा इसका डीएनए का और बड़ा डायग्राम बनाएं। ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस गुणसूत्र का। ऐसे गुणसूत्र में कुछ नहीं होता, जो यहाँ दिखा रहा हूं वो दरअसल डीएनए में होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर
कोई एक ही श्रृंखला लगातार सतत रूप से रिपीट हो रही, इस तरह से पुनरावृत होती। ये जो मैंने एक खंड बनाया है, इसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है आमने सामने, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है उसका आकार कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? मिनी सैटेलाइट है तो इस एक इकाई का आकार क्या होगा? 11 से लेकर 60 के बीच की होगी। मान लो 20 बेस पेयर है तो वही 20 20 20 20 सब पे, समझ गए? लेकिन ये 20 20 कितनी बार आए, ये पुनरावृत्ति की संख्या इन दोनों में क्या है? अलग अलग। बल्कि इन दोनों में नहीं, सब में ही अलग अलग है। तो ये जो हमारा पूरा खंड है ये पुनरावृत डीएनए है, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? वीएनटीआर, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति संख्या क्या होगी? सब में अलग अलग। 11 से 60 का होने की वजह से इसी को और क्या बोलेंगे अपन? मिनी सैटेलाइट। ठीक है। अब डीएनए में इस प्रकार से कहीं बीच में मिनी सैटेलाइट, हमने कहा कि इस मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ, जहां से शुरू हो रहा उसके आगे, बिल्कुल आगे नहीं बल्कि थोड़ा आगे मिलेगा, थोड़ा गैप हो सकता है, और जहां ये खत्म हो रहा उसके बाद इसके आगे पीछे दोनों तरफ क्या है? यहाँ है पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल, ये है रेस्ट्रिक्शन साइट। पैलिंड्रोमिक श्रृंखला है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि मिनी सैटेलाइट के दोनों ओर पैलिंड्रोमिक स्थल होता है, वो दरअसल कुछ इस तरह से होगा। अब अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो वो डीएनए को कहाँ काटेगा? इस जगह काटेगा, ये ऐसे तिरछा काटता है, इसको यूं काटेगा, इसको यूं। हमें जो खंड प्राप्त होगा वो यहां से प्राप्त होगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये जो खंड मिला इसकी लंबाई मिनी सैटेलाइट से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? दिख रहा है? देखिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मिनी सैटेलाइट, लेकिन क्या हम केवल मिनी सैटेलाइट जितना खंड निकाल सकते हैं? नहीं। इसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जहां रेस्ट्रिक्शन स्थल है हम तो वहीं से काट पाएंगे। हमें जो खंड कट के मिलेगा उसके अंदर एक मिनी सैटेलाइट जरूर है, लेकिन इस खंड की लंबाई मिनी सैटेलाइट की लंबाई से कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन स्थल थोड़ा आगे पीछे होते हैं। समझ गए? तो ये जो खंड मिला इसे अब नया नाम देते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट आरएफ, इसको क्या बोलेंगे? आरएफ, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। मिनी सैटेलाइट की डीएनए में स्थिति किस प्रकार से है, और जब हम उसको काट के निकालेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। तो अगर हमें एक मिनी सैटेलाइट निकालना भी है तो एक्चुअल मिनी सैटेलाइट नहीं निकलता, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आरएफ। अच्छा, आरएफ की लंबाई और मिनी सैटेलाइट के बीच क्या संबंध है? आरएफ की लंबाई का मिनी सैटेलाइट से क्या संबंध होगा? आरएफ की लंबाई किस पर निर्भर करेगी? मिनी सैटेलाइट। अब इस मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या सब में अलग अलग है ना। मान लो इस गुणसूत्र में 50 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 40 बार ही हो रहा है, तो दोनों के आरएफ क्या समान लंबाई के होंगे? नहीं होंगे। आरएफ की लंबाई मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या के समानुपाती होगी। जितनी ज्यादा पुनरावृत्ति उतना बड़ा आरएफ, जितनी कम पुनरावृत्ति उतना छोटा आरएफ। अब हम पुनरावृत्ति देखें न देखें, क्योंकि हमें तो आरएफ का खंड कट के मिलेगा, तो हम आरएफ की लंबाई की बात करें। हालांकि आरएफ की लंबाई और मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या सीधे सीधे समानुपाती होती। और आपको हमने क्या बताया था? पुनरावृत होने वाली श्रृंखला सभी में होती है, अंतर किस बात का होता है? पुनरावृत्ति की संख्या। अच्छा, पुनरावृत्ति की संख्या का अगर सब में अंतर है तो ये चीज आरएफ के स्तर पर कैसे देखी जाए? आरएफ में किस बात का अंतर आएगा? आरएफ की लंबाई का अंतर आएगा। समझ गए? यही हमारे काम आएगा। ध्यान रखिएगा, आरएफ की लंबाई, कितना बड़ा आरएफ होगा
किसके समानुपाती है? मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या, मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या और आरएफ, ये दोनों समानुपाती होते हैं। पुनरावृत्ति की संख्या, जितनी ज्यादा पुनरावृत्ति उतना ज्यादा आरएफ की लंबाई, इस तरह से इनमें संबंध रहेगा। और जैसे मिनी सैटेलाइट सभी डीएनए में मिलता है, मिनी सैटेलाइट की भांति आरएफ भी सारे मानवों के सारे डीएनए में होता है, किंतु आरएफ की लंबाई सभी में अलग अलग होती है, लंबाई सभी में अलग अलग होगी। अब जैसे मिनी सैटेलाइट की पुनरावृत्त इकाइयां सारे डीएनए के सारे मानवों के सारे डीएनए में होता है, तो मिनी सैटेलाइट जब सब में होता है तो आरएफ भी सब में होगा, ठीक है। और आरएफ होगा तो सब में, लेकिन अंतर किस बात का होगा? सबके आरएफ की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। जितनी पुनरावृत्ति उस हिसाब से लंबाई होगी, ठीक है। तो पूर्ण लंबाई अलग अलग होती है और आरएफ की लंबाई की इसी विविधता, लंबाई की इसी विविधता को RFLP कहते हैं। RFLP पूरा नाम क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP कहते हैं। आरएफ की लंबाई की विविधता को हम कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आरएफ की लंबाई की बहरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? बहरूपता। और यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म या बहरूपता का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जिसके कई रूप हों, जिसके कई रूप होते हैं उसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बहरूपिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसके रूप बदल रहे हैं? आरएफ में भी किस चीज के? लंबाई के, ठीक है। श्रृंखला तो आरएफ में सब में सेम है ना, केवल किसका लंबाई कम ज्यादा हो रही है। तो लंबाई की बहरूपता है, अलग अलग लंबाई के आरएफ मिलते हैं, इसको RFLP कहते हैं। और यही जो RFLP है, ठीक है, यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मूल आधार RFLP होता है। मतलब वास्तव में एक व्यक्ति का जो डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है वो दरअसल उसका RFLP होता है। तो किसी का अगर फिंगरप्रिंट बनाना है तो मेनली हमें क्या बनाना है? RFLP बनाना है। अब RFLP कैसे बनाया जाए? पहले तो लंबाई की बहरूपता समझ में आनी चाहिए, क्योंकि RF अलग अलग लंबाई का मिलेगा तो लंबाई में अंतर दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, कोई ये कहे कि भाई RF की लंबाई अलग अलग क्यों मिलती है, तो कारण क्या बताओगे? क्योंकि RF के अंदर पाए जाने वाले मिनी सैटेलाइट में पुनरावृत्ति की संख्या सब में अलग अलग होती है, और पुनरावृत्ति की संख्या ही सीधा किसके समानुपाती है? लंबाई। समझ गए? ठीक है। क्या इनकी लंबाई समजात गुणसूत्रों में भी अलग अलग होगी? तो ये एक व्यक्ति से 46 गुणसूत्रों में 46 प्रकार के RF मिलेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति की संख्या तो सब में अलग अलग, ठीक है।
अब मान लीजिए अगर हम एक व्यक्ति का RFLP बनाना चाहते हैं तो करें क्या? ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 बेस पेयर के इकाई वाली पुनरावृत्ति की इकाई वाली कोई एक मिनी सैटेलाइट हमने पहचानी, मतलब हम उस मिनी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जिसमें एक इकाई की साइज क्या है 20 बेस पेयर, और हमने 20 बेस पेयर के पुनरावृत्ति वाला एक मिनी सैटेलाइट और उसका RF मान लीजिए एक व्यक्ति के गुणसूत्र संख्या 1 में से निकाला। तो सवाल यह है कि क्या उस व्यक्ति के बाकी के 45 गुणसूत्रों में उसी 20 बेस पेयर की पुनरावृत्ति वाले मिनी सैटेलाइट का RF मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं? नहीं समझ में आया? सुना ही नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन है, आगे का भूल गए, पीछे का सुन। क्या कहा मैंने? हमने 20 बेस पेयर की पुनरावृत्त इकाई वाली मिनी सैटेलाइट को गुणसूत्र संख्या 1 से निकाला, उसका RF निकाला। तो क्या हमें इसी 20 बेस पेयर के पुनरावृत्ति की इकाई वाला RF बाकी के 45 क्रोमोसोम में से मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, दोनों बातें आ रही, क्यों नहीं मिलेगा? आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, एक व्यक्ति के सारे 46 गुणसूत्रों में पुनरावृत होने वाली श्रृंखलाएं समान होती है। तो मैंने कहा 20 बेस पेयर की इकाई पुनरावृत हो रही है तो वो तो सब में ही होगी। ठीक है, अंतर किस बात का? पुनरावृत्ति की संख्या। तो अगर मैंने गुणसूत्र संख्या 1 में से एक RF निकाला उसी 20 बेस पेयर के मिनी सैटेलाइट वाला, तो उसी मिनी सैटेलाइट के, तो वो मिनी सैटेलाइट तो सारे गुणसूत्रों में है, तो सब में से मिलेगा, सब में से उसका RF मिलेगा। फर्क किस बात का होगा? क्योंकि पुनरावृत्ति की संख्या अलग अलग है तो सब में RF की लंबाई क्या मिलेगी? अलग अलग। तो हम RFLP कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले एक मिनी सैटेलाइट तय करेंगे। मान लो हमने तय कर लिया 20 बेस पेयर वाली। अब उस मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ कौन से एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन स्थल है ये पता लगाएंगे। समझ गए? अब फिर कैसे बनाएंगे RFLP? उस व्यक्ति की कोशिका का सारा DNA निकालेंगे, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? हमारे उस मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ कट करेगा। ठीक है, कभी भी जब आप DNA में देखोगे तो RF नहीं दिखेगा, DNA में तो क्या दिख रहा है? मिनी सैटेलाइट। जब काट के निकालोगे तो क्या मिलेगा? RF। अब उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने सारे DNA में मिनी सैटेलाइट को काट के निकाल दिया। अब हम सारे गुणसूत्र के सारे DNA के मिनी सैटेलाइट या RF को जब लाइन से जमाएंगे तो क्या हमें ये समान लंबाई के मिलेंगे? एक व्यक्ति के 46 गुणसूत्रों के एक ही मिनी सैटेलाइट के RF को भी अगर आप साथ में रखकर जमाएंगे तो भी वो अलग अलग लंबाई का मिलेगा, क्योंकि वो मिनी सैटेलाइट थी तो सब में, सारे गुणसूत्रों में, लेकिन अंतर था ना किस बात का? पुनरावृत्ति की संख्या का। उससे सीधा लंबाई पर असर आता है और लंबाई हमें अलग अलग मिली। अब एक व्यक्ति के सारे 46 गुणसूत्रों के अलग अलग लंबाई के RF का ये पूरा समुच्चय, जहां हमें RF की विविधता दिखाई देती है लंबाई की, इसी समूह को क्या बोलते हैं? RFLP, RF के लंबाई की विविधता। और ये जो RFLP एक व्यक्ति का बनाया, यही वास्तव में उसका DNA फिंगरप्रिंट है जो हम पहचानने में काम में लेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति का DNA फिंगरप्रिंट बनाते हैं तो DNA फिंगरप्रिंट तो कॉमन नेम है, तकनीकी रूप से हम क्या बना रहे हैं? RFLP। जैसे यूं समझिए कि एक व्यक्ति के मान लीजिए उनका क्रोमोसोम संख्या 1, ये पहले नंबर का गुणसूत्र, ये दूसरे नंबर का गुणसूत्र, इस तरह से कुल मिला के 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होंगे। अब मैंने जैसे वो एक जोड़ा लिख रखा है, मान लो यहाँ एक मिनी सैटेलाइट है, इसमें भी एक है, दोनों में लंबाई अलग अलग होगी, मतलब पुनरावृत्ति की संख्या तो सब में क्या होगी? अलग 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 अलग। तो अगर इस तरह से हम देखें तो सब में पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति इकाई सब में समान है, लेकिन पुनरावृत्ति की संख्या सब में क्या है? अलग अलग। तो जैसे मैंने इसमें से DNA काटा, हम इसी तरह से क्या करेंगे? इसका भी DNA काटेंगे, इसका भी काटेंगे, तो ये जो DNA का खंड होंगे क्या ये समान लंबाई के हैं? ये सारे के सारे खंड जब काट के निकाले जाएंगे पूरे 46 गुणसूत्रों के, तो ये सभी एक ही मिनी सैटेलाइट के खंड हैं, लेकिन ये अलग अलग लंबाई के होंगे। पूरे कितने? 46 गुणसूत्रों के। अब 46 गुणसूत्रों के RF की लंबाई का ये पूरा समूह
इसमें दिख रहे हैं अलग अलग लंबाई के आरेफ, ठीक है। अब इन सब में मिनी सैटेलाइट एक ही प्रकार की, और तब भी लंबाई अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति की संख्या अलग अलग। और ये जो टुकड़े हैं ये किसके हैं? मिनी सैटेलाइट को काट के निकालना, लेकिन मिलेगा क्या? आरएफ। ये आरएफ की लंबाई के टुकड़े हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? RFLP। और यही उस व्यक्ति का क्या है? DNA फिंगरप्रिंट। तो किसी व्यक्ति का DNA फिंगरप्रिंट वास्तव में उसका क्या होता है? RFLP। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति का DNA फिंगरप्रिंट किसका समूह है? तो किसका समूह है? RF का या RFLP? समूह किसका है? RF का है। और समूह का नाम क्या है? इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? RFLP। लेकिन इसमें समूह वास्तव में किन चीजों का है? RF। अलग अलग लंबाई के RF का समूह, एक ही व्यक्ति के सारे गुणसूत्र के अलग अलग लंबाई के RF के समूह को ही क्या कहते हैं? RFLP, या उसका DNA फिंगरप्रिंट। अब ये जो सेट बना पूरे 46 का, छोटा बड़ा जैसा भी, जब इन लाइनों को हम पास पास कर देंगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे ये बारकोड हो। बारकोड जानते हो? आजकल हर चीजों में वो काली काली लाइनें आती, बारकोड होता है, उसके अंदर कई सूचना होती। ये भी बारकोड, लेकिन बारकोड में क्या होता है? लाइनों की लंबाई एक जैसी होती, उनकी मोटाई अलग अलग होती। यहाँ क्या हो रहा है? लाइनें छोटी बड़ी, लेकिन ये दिखता बारकोड जैसा। मतलब DNA फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति का बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये एक मानव का बारकोड है, ऐसे हर मानव का अपना अपना बारकोड होता है। और ये जो पूरा एक सेट बना, ये एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं का क्या होगा? सेम या अलग अलग? एक व्यक्ति की समस्त कोशिकाएं आपस में आनुवांशिक रूप से क्लोन होती है। हम जाइगोट से बने हैं ना, और कौन सा विभाजन हुआ? तो सारी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से समान है। तो एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं का RFLP पूर्णतया समान बनेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति का RFLP बना, ऐसा का ऐसा RFLP इस पृथ्वी पर दूसरे किसी व्यक्ति का नहीं बनेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मतलब जैसे बारकोड अलग अलग होते हैं, इसी तरह से ये हर व्यक्ति का बारकोड है। हाँ, अब जैसे भाई बहन माता पिता परिवार के सदस्य हैं, तो जब उनके बारकोड मिलाओगे तो कई सारे लाइनें, मतलब कई सारे RF समान भी दिखेंगे, लेकिन पूरा सेट यूं का यूं मैच नहीं करेगा। पूरा सेट तो मैच ही नहीं करता। ठीक है, थोड़ी बहुत समानता हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा सेट मैच करना चाहिए। ठीक है। और पूरा सेट गणितीय रूप से अगर हम मैच करें तो इसकी प्रायिकता अगर निकाली जाती है तो वो आती है 10.1 बिलियन, यानी कि 10 अरब लोगों में एक संभावना किसी भी RFLP के वापस रिपीट होने की, किसी दूसरे व्यक्ति में वैसा का वैसा RFLP आ जाए, इसकी क्या संभावना है? ठीक है, 10 अरब। अभी विश्व की जनसंख्या 8 अरब भी नहीं है पूरे विश्व की। तो इसलिए इन RFLP को कभी रिपीट होना माना ही नहीं जाता, हर व्यक्ति का अलग अलग। ये हर व्यक्ति का अपना बारकोड है। जस्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज द DNA सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन। ये एक व्यक्ति का वो DNA सिग्नेचर है जो किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता, सबका अपना अलग अलग। ठीक है। और इसी से ही लोगों की पहचान होती। मान लीजिए हमें कहीं रक्त पड़ा हुआ मिला, हमने रक्त की कोशिकाओं से RFLP बनाया, फिर हमने 4-5 अलग अलग व्यक्तियों का भी RFLP बनाया, उसमें से एक व्यक्ति का RFLP उस रक्त के RFLP से बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहा जाएगा? कि वो रक्त उसी व्यक्ति के शरीर से गिरा है। वो लाख मना कर ले, लेकिन है उसी का, क्योंकि एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं का RFLP क्या होगा? सेम। तो अगर किसी से मैच कर रहा है, इसका मतलब वो उसी के शरीर का है, दूसरे व्यक्ति से तो मैच करेगा ही नहीं। आई बात समझ में? केवल एक अपवाद है, और वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट में विदलन से बने हुए दो संततियां, वो पूर्णतः आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का DNA फिंगरप्रिंट समान आता है, बाकी किन्हीं दो व्यक्तियों का समान नहीं आएगा। और इसी वजह से DNA फिंगरप्रिंट को लोगों की पहचानने में काम मिलेंगे। इवन माता पिता भाई बहन सबका अलग अलग आता है, फिर भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से पारिवारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम ये भी साबित करके बता सकते हैं कि कोई बच्चा इन्हीं माता पिता का वास्तविक बच्चा है या नहीं है। पैटर्निटी टेस्टिंग कहते हैं जिसको। पितृत्व और मातृत्व विवाद जो होते हैं परिवारों के, उसमें से उन बड़ा काम आता है, पहचानने में ये काम आता है। ठीक है।
तो ये RFLP होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि हम वास्तव में जब किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे तो उसमें बनाएंगे क्या। तो डीएनए फिंगरप्रिंट बनाने में करना क्या है अपने को, RFLP बनाना है। RFLP बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो एक मिनी सैटेलाइट का चयन करना है, उसके दोनों ओर के रेस्ट्रिक्शन स्थल पता करने, एंजाइम से उसको काट काट के निकालना है, और सबको लाइन से जमाएंगे तो वो अलग अलग लंबाई के जो टुकड़े आएंगे वही RFLP होगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? ठीक है। RFLP इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए 2 लाइन और। हो गया है तक सबका? एक व्यक्ति का RFLP, एक व्यक्ति का RFLP उसका अपना विशिष्ट होता है। व्यक्ति का RFLP उसका अपना विशिष्ट होता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति का RFLP उसका अपना विशिष्ट होता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति के RFLP के समान नहीं होता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति के RFLP के समान नहीं होता है। उसका अपना विशिष्ट होता है और किसी दूसरे व्यक्ति के RFLP के समान नहीं होता है। अब यहाँ लिखेंगे अपवाद। अपवाद में लिखेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है। अच्छा, एक लाइन और लिखेंगे। एक व्यक्ति की समस्त कोशिकाओं, एक व्यक्ति की समस्त कोशिकाओं का RFLP पूर्णतया समान होता है। एक व्यक्ति की समस्त कोशिकाओं का RFLP पूर्णतया समान होता है। एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं का RFLP सेम और अलग अलग व्यक्तियों का कभी भी सेम नहीं आए। ठीक है। तो फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही है, जिसमें हमें कुल मिला के RFLP बनाना होता। तो आपको जब मैंने मानव के डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, मेजर पीक माइनर पीक, वहां से पूरा क्रम ध्यान रखना। मेजर पीक माइनर पीक के अंदर सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए में सैटेलाइट डीएनए में पुनरावृत डीएनए, पुनरावृत डीएनए में टेंडम रिपीट को हम VNTR कहते हैं। ये VNTR मिनी सैटेलाइट होते हैं, और मिनी सैटेलाइट को जब काट के निकालते हैं तो RF मिलता है, और सबके RF को एक गुणसूत्र एक व्यक्ति के सारे गुणसूत्र के RF को इकट्ठा करेंगे तो क्या दिखेगा, RFLP, और ये होता है उसका डीएनए प्रोफाइल। तो हम जो प्रोफाइल जिससे उसकी पहचान करेंगे वो ये होता है। बात समझ में आई? अब ये तो प्रिंसिपल था, अब हमें यही काम लैब में करना होता है। वैसे एनसीईआरटी ने इसी के साथ साथ एक टॉपिक और समझा रखा है, डीएनए बहरूपता। यहां पर भी हमने बहरूपता काम में ली। RFLP क्या है, RF के लंबाई की बहरूपता। तो यहाँ थोड़ा सा एक पैराग्राफ बहरूपता को समझाया गया है, पॉलीमॉर्फिज्म, हम उसको अलग से लेंगे। हमारी फिंगरप्रिंटिंग RFLP से चलती है, तो पहले इसका प्रोसीजर समझेंगे। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर अतिरिक्त रूप से साथ में दिया हुआ है, उसको हम लास्ट में समझेंगे। अब प्रोसीजर पर आते हैं कि लैब में हम RFLP बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सैंपल कलेक्ट करना। जिसका हमें फिंगरप्रिंटिंग बनाना है उसका सैंपल लिया जाता है।
देखिए हम थोड़ा सा लेबोरेटरी प्रोसेस से बना रहे हैं, लैब में कैसे काम होता है उस तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में इसके पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। ये जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं ये अभी बायोटेक के दोनों चैप्टर में एक एक बार और काम आएगा, तो इसलिए ये प्रोसीजर बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, आगे भी 2 बार काम आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा लैब का फ्लो चार्ट है, मतलब मैं इस कोने से शुरू कर रहा हूँ, मुझे पूरे बोर्ड की आवश्यकता होगी, मैं वहां जाऊंगा और वहां से लौट के यहाँ आऊंगा, ये इतना बड़ा प्रोसेस। तो अपनी कॉपी में लिखते समय आसपास की जगह का ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक बार बेटर है पूरा फ्लो चार्ट पहले समझ लो फिर एक साथ लिख लेना। और वैसे भी इसमें जो मैं चार्ट बना रहा हूँ इसमें मैं सारी बातें नहीं लिख पाऊंगा, तो अच्छे से एक बार सुन के समझ लें। और सुनने के लिए बोला जाए तो ये नहीं कि सुनते सुनते कहीं और खो जाओ और नींद ही आ जाए, ठीक है। नहीं समझोगे तो मैंने कहा ना बायोटेक में भी 2 जगह ये तकनीक वापस काम आएगी और मैं वहां में डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए काम की शुरुआत कहाँ से होती है, सैंपल कलेक्शन से। जैसे मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ, कहीं मर्डर हो गया, कुछ हो गया, आप देखिएगा वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पूरी टीम उस पूरे एरिया को अच्छे से एक एक चीज की जांच पड़ताल करती, वहां से हर छोटा बड़ा एविडेंस उठाया जाता, वो जो मृत शरीर पड़ा है तो उसका भी सैंपल लेते हैं, आसपास रक्त बिखरा हुआ है तो वो भी सैंपल लेंगे, और भी जो भी वहां पूरी कोशिश की जाती है कि उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें कोई भी ऐसा सजीव पदार्थ, कोई उत्तक, कोई कोशिका, तो वो ली जाए, ठीक है। आसपास वहां पूरा ढंग से देखा जाता है, एक एक बाल भी मिलता है तो बाल लिया जाता है, उस मृत व्यक्ति के नाखून चेक किए जाते हैं हमेशा, जो भी ब्लड वगैरह तो मिलता ही है वो भी कलेक्ट करते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज किस उद्देश्य से कर रहे हैं, हमें ये जांचना है, हमें ये पता लगाना है कि जो कौन व्यक्ति इसको मार के गया है, हमें उसी अपराधी का ही तो पता लगाना है, ठीक है। तो अब करें कैसे, तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये जो व्यक्ति मरा है ये कोई प्यार से तो मरा नहीं होगा, मतलब इसने भी तो बचने का प्रयास किया होगा, और अपने बचने के प्रयास में इसने हो सकता है मारने वाले को भी कुछ चोट पहुंचाई हो, तो हमें उस व्यक्ति के शरीर की कुछ कोशिकाएं अगर यहाँ मिल जाए तो उससे हम उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे, इसीलिए आसपास की सारी चीजें उठाई जाती। अब जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़े में उसको भी लगी होगी तो हो सकता है उसका ब्लड मिल जाए, ठीक है। या फिर और लड़ाई झगड़े में हो सकता है इसने मरते मरते अगले के बाल ही पकड़ लिए हों, तो बाल कभी टूट के नहीं आते, बाल उखड़ के आते हैं, बालों में कोशिकाएं नहीं होती लेकिन बालों की जड़ों में होती, बालों से तो कई बार फिंगरप्रिंट बनाया गया है और वो भी उसके जड़ों में मिलने वाली कोशिकाओं से, ठीक है। इसी तरह से सलाइवा से मिल जाता है, या फिर और देखिए मृत व्यक्ति के नाखून क्यों चेक करते हैं, इसके नाखून बड़े रहे हों तो लड़ाई झगड़े में इसके नाखूनों में सामने वाले व्यक्ति की त्वचा के टुकड़े आ जाते हैं, उसकी कोशिकाएं मिल जाती। ऐसी हर छोटी छोटी बारीक चीजें जहां भी हमें कोशिकाएं मिल सकती हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, फिर उन सारे सैंपल्स को अलग अलग रख के उनके सबका फिंगरप्रिंट बनाएंगे और वो जो मृत व्यक्ति है उसका भी फिंगरप्रिंट बनाएंगे। अब देखिए जो भी मटेरियल हमें मिला उनमें से जिस जिस का भी फिंगरप्रिंट RFLP उस मृत व्यक्ति के समान आ रहा है, तो इसका तो क्या मतलब हुआ कि ये तो उसी के शरीर से गिरी हुई कोशिकाएं उसकी खुद की, क्योंकि एक व्यक्ति की तो सारी कोशिकाएं एक जैसी होती। लेकिन अगर किसी पदार्थ का RFLP उस मृत व्यक्ति के समान नहीं है, किसी और के, इसका मतलब वो किसी और का है, और हो सकता है ये उस व्यक्ति का हो जिसने इसको मारा। तो जिस जिस चीज का, जिस मटेरियल का फिंगरप्रिंट या RFLP हमें उस मृत व्यक्ति से अलग मिलता है वो हमारे काम की। अब हम उस मृत व्यक्ति और उस केस से संबंधित कई जो भी डाउटफुल लोग होते हैं हम उन सब का भी सैंपल लेके फिंगरप्रिंट बनाते हैं, और जिस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट उस क्राइम प्लेस पर मिले हुए सैंपल से मैच करता है उसके बारे में क्या कहा जाए। अब उसी ने मारा ये तो हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये भाई साहब वहां मौकाए वारदात पर थे, यही तो कहेंगे। कैसे कह पा रहे हो, क्योंकि इनके शरीर की कुछ कोशिकाएं हमें वहां मिली। अब ये यहाँ क्या कर रहे थे, इन्होंने ही मारा है या ये बैठे बैठे देख रहे थे, अब ये तो ये खुद बताएंगे, बाकी काम पुलिस वालों का रहता, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा काम ये रहता है कि वहां मिले हुए सैंपल्स हम ये बता पाए कि वहां किसी और व्यक्ति का सैंपल भी था या नहीं था, वो व्यक्ति हमें जानकारी देगा कि क्या हुआ था, हो सकता है वो खुद भी क्रिमिनल हो, जो भी रहा हो,
तो सबसे पहला काम क्या होता है, सैंपल कलेक्शन। सैंपल में कई तरह की चीजें हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है, त्वचा के टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, और देखा जाए तो हेयर बेस, बालों का आधार हो सकता है, ठीक है, सलाइवा हो सकता है, या शरीर का और भी कोई भी भाग जिनमें की कोशिकाएं हो सकती, वो लेंगे। अब इन सैंपल में से सबसे पहले कोशिकाएं अलग की जाएंगी, सेल्स पृथक की जाती हैं। इन सब में से अलग अलग कोशिकाएं निकाल ली जाती हैं और इन कोशिकाओं में से हम डीएनए पृथक करते हैं। फिर अब इसमें से डीएनए पृथक करते हैं। अब कोशिका में से डीएनए कैसे निकालते हैं उसका तरीका ज्यादा डिटेल में तो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त में ध्यान रखें कि कोशिका में से डीएनए कैसे निकालना है। तो कोशिकाओं की झिल्ली को तोड़ा जाएगा, झिल्ली को तोड़ना यानी कि कोशिकाओं का लयन, लाइसिस करते, ठीक है, तो सारा जीव द्रव्य बाहर आ जाएगा। अपने को उसमें से क्या चाहिए, डीएनए। तो इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर उस जीव द्रव्य में ठंडे तापमान पर इथेनॉल मिलाते हैं तो सारा डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। तो इसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, उसको अलग करके बाकी चीजें हटा देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल श्लेष्मा जैसा क्रीम ऑरेंज कलर का डीएनए दिखाई देता है। तो यहाँ हम सारी डिटेल नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो कि एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, कोशिकाओं का लाइसिस करेंगे, और फिर यहाँ क्या मिलाया जाएगा, चिल्ड इथेनॉल। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि डीएनए पृथक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इथेनॉल। अब इससे डीएनए निकल आएगा, उसको हम एक परख नली में ले लेते हैं। हमें कोई डीएनए आंखों से नहीं दिखता, हमें श्लेष्मा जैसा एक मांस दिखाई देगा। अब कोशिकाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें डीएनए की कम से कम न्यूनतम मात्रा कितनी चाहिए, 1 माइक्रोग्राम चाहिए। 1 माइक्रोग्राम डीएनए होना चाहिए, क्योंकि कोशिकाओं में तो डीएनए पिकोग्राम में होता है। और मान लो एक ही कोशिका मिली, ठीक है, देखिए एक कोशिका से एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उस एक कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा पर्याप्त नहीं, तो उस मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। अगर ये 1 माइक्रोग्राम से कम है तो पहले तो डीएनए की मात्रा बढ़ाएंगे, उसके बाद आरएफएल भी बनाएंगे। अब मात्रा बढ़ाने के लिए आजकल हमारे पास एक तरीका है पीसीआर। पीसीआर यूं समझ लीजिए डीएनए की फोटोस्टेट मशीन है कि जो डीएनए आपके पास है उसी के जैसी हजारों लाखों कॉपी बना सकते हो, और वो भी कुछ मिनटों में। पीसीआर का डिटेल हम बायोटेक में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि यदि ये डीएनए कम मात्रा में है, डीएनए कम मात्रा में हो तो पीसीआर द्वारा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर द्वारा डीएनए का आवर्धन किया जाता है। आवर्धन मतलब मात्रा बढ़ाना। पीसीआर द्वारा डीएनए का आवर्धन किया जाता है। तो पहले तो हम एक पर्याप्त मात्रा में डीएनए ले लेंगे। अब हमारे पास पीसीआर के बाद हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में डीएनए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आरएफ निकालने। हमने पहले ही सोच रखा है हम कौन से मिनी सैटेलाइट पे काम करें, वो पहले तय होता है। और हमारे उस मिनी सैटेलाइट के दोनों ओर कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्थल हैं ये भी हमें मालूम होता है। तो हम करते क्या है, परख नली में डीएनए लिया और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल दो। अब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एक डीएनए पर घूमता है, और वो काम में इतना ईमानदार है कि जहां उसको डीएनए में उसका स्थल मिलेगा पैलिंड्रोम वहीं काटेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं काटे। तो वो एक एक डीएनए में चलेगा, जहां उसका स्थल मिला वहां काटता चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां हमारा मिनी सैटेलाइट होगा उसके दोनों ओर तो इसका स्थल है ही है, ये तो हमें भी पता है, तो वो दोनों ओर तो काटेगा ही काटेगा। लेकिन उसका स्थल केवल मिनी सैटेलाइट के दोनों ओर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इतना बड़ा डीएनए है और भी जगह हो सकता है। तो ये एंजाइम हमारे मिनी सैटेलाइट को नहीं पहचानता, वो तो अपना स्थल पहचानता है, और जहां जहां स्थल मिलेगा काटता जाएगा। तो ये सारे डीएनए के छोटे बड़े टुकड़े कर देगा। इसको हम कहते हैं डीएनए का पाचन। किससे करवा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब ये टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्या सारे टुकड़े हमारे काम के हैं, इन्हीं टुकड़ों में से कुछ टुकड़े क्या होंगे, आरएफ, वो हमें छांटने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगला काम हमारा क्या रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पाचन। तो जो डीएनए हमारे पास है, मान लो परख नली में डीएनए लिया तो इसी में एंजाइम मिला दे। एंजाइम देखो वैसे तो अलग अलग कई तरह के, बट जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है हीथर्ड एंजाइम, HAE हीथर्ड। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है।
ही थर्ड एंजाइम कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पाचन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, यह डीएनए के टुकड़े कर देता है, अलग अलग लंबाई के ये डीएनए के टुकड़े कर देता है। अब टुकड़े हो गए, हमें अब इन टुकड़ों में से किसको पहचानना है, आरएफ को, तभी तो आरएफ एलपी बनाएंगे। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इन टुकड़ों को अलग करेंगे, बिल्कुल लंबाई से घटते क्रम, सबसे लंबे से लेकर सबसे छोटे तक इन टुकड़ों को पृथक करेंगे, फिर इन टुकड़ों में से आरएफ आरएफ को पहचाने। तरीका समझ में आ रहा है करने क्या। अब डीएनए के टुकड़ों को पहचानने का अलग करने का एक तकनीक होती है, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जो जेल के अंदर, जेल जानते हो, जेली, जेली देखा हूँ, थोड़ा ठंडे तापमान पर रखो तो जम जाता है, ठोस हो जाता है, थोड़ा सा गर्म करो तो पिघल जाता है। जैसे अगार भी होता है, जो संवर्धन माध्यम बनाने के लिए जो अगार लिया जाता है, या और भी कई जगह जेल काम आती है। तो वही जेल, उस जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए को चलाते हैं। तो जब डीएनए चलता है तो लंबाई के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। इस पूरी तकनीक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, कैसे होती है उसको हम देखते हैं अभी, कि ये जो सारे डीएनए के टुकड़े हैं, सारे डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस तकनीक द्वारा लंबाई के हिसाब से लेंथ वाइज पृथक किया जाता है। तो इसको लंबाई के हिसाब से पृथक किया जाता है इलेक्ट्रोफोरोसिस द्वारा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसमें क्या होता है, जेल बनानी पड़ती है। जेल किस चीज की होती है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है भाई जेल कौन सी, तो ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा गया है अगार। एक तो अगारोज लिया जाता है, या फिर एक जो और है पॉली एक्राइल अमाइड, ये कृत्रिम जेल होती है, पॉली एक्राइल अमाइड, PAGE, पेज कहते हैं इसको। पेज तकनीक क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसमें पूरा नाम क्या है, पॉली एक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। या तो ये या फिर अगार, ज्यादातर तो क्या यूज करते हैं अपन, अगार। अगार पाउडर के रूप में आता है। अब देखो इस काम में हमें पहले खुद जेल बनानी पड़ेगी और फिर डीएनए को इसमें चलाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक बड़ा सा चैम्बर होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोड तो जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जेल को रखने के लिए एक जगह होती है। अब जेल बनाई जाती है। जेल कैसे बनाते हैं, अगार का पाउडर आता है, उसको गर्म पानी में घोलना होता है, क्योंकि अगार ठंडे पानी में नहीं घुलता है। तो हल्का सा गर्म पानी लेके उसमें अगार मिलाते रहेंगे तो वो घुलता जाता है, और अंत में जितना घुल सकता उतना घुलते रहेंगे, तो लास्ट में जाकर बिल्कुल एक गाढ़ा पारदर्शी लिक्विड बन जाता है। ये पिघला हुआ अगार है। अब हमें क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में कांच की दो आयताकार प्लेट मिलती है। हम उन दोनों प्लेट को आमने सामने एक निर्धारित दूरी पे खड़ा करते हैं और उसमें तीन साइड से मोटी वाली टेप चिपका देते हैं। मोटी वाली टेप आती, तीन साइड से उनको चिपका दी तो ये एक बॉक्स बन जाता है। समझ रहे हो। अब इस बॉक्स में वो पिघला हुआ जेल अगार जो है वो भर देते हैं ऊपर तक, बिल्कुल पारदर्शी होता है। तो ये जेल, लिक्विड जेल भर दिया, और इसमें क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े दांतों वाला एक कॉम्ब आता है, कंगे जैसा होता है, जिसमें इस तरह के बड़ी बड़ी दांत होते हैं उसके। तो उस जेल के अंदर हम ऊपर से इस कंगे जैसी संरचना के टीथ को यूं उतार देते हैं केवल लिक्विड में, और इस पूरे को फ्रिज में ले जाके रख देते हैं। अब ठंडे तापमान पर जेल जम जाती, बिल्कुल ठोस हो जाती, फिर निकालते हैं। तो वो जो हमने कंघा डाला था, कॉम्ब, उसको जब निकालोगे तो जेल तो जम गया, तो उसके जब वो दांत निकलेंगे तो वहां पर आपको जेल में क्या बना देंगे, वो खड्डे बन जाते हैं, वेल बन जाते हैं। फिर हम साइड की टेप हटा देते हैं, कांच की वो दोनों प्लेट भी हटा देते हैं, अगार का एक अच्छा से ठोस ब्लॉक बन जाता है, और जिसमें कई सारे ऊपर क्या बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, वेल बने हुए, कूप कहा जाता है। अब इसको ले जाकर के उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में खड़ा कर देते हैं। ये जेल बहुत जल्दी सूखता है, और वैसे भी हमें इलेक्ट्रोड में भी माध्यम की आवश्यकता है, तो हम इस पूरे पात्र को बफर विलियन से भर देते हैं। बफर जानते हो, पीएच का ज्यादा चेंज होता नहीं है, बफर भर देता है। तो बफर क्या करता है, उस जेल को भी गीला रखता है और दोनों इलेक्ट्रोड में माध्यम भी प्रदान करता है। अब वो जो खड्डे बने हुए थे,
हमारे पास यहाँ पर जो डीएनए के टुकड़ों का सॉल्यूशन है, ये इस तरह से हमें कोई टुकड़े डीएनए आंखों से नहीं दिखेंगे, तो सिविलियन दिखता है। तो इन टुकड़ों के सॉल्यूशन को हम यहाँ से, एक इंस्ट्रूमेंट आता है पिपेट कहते हैं, उससे सक करते हैं, जैसे ड्रॉपर होता है उसी तरह से उसको सक करके वहां जो खड्डे बने हुए थे उनमें थोड़ा 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 भर देते हैं, तो वो बिल्कुल लिक्विड भरता, वो हमें दिखता भी। और पूरी पारदर्शी जेल है जो बफर विलियन में है, ठीक है, हमने उसमें डाल दिया। ये टुकड़ों पर चार्ज कौन सा है, ये टुकड़े पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव, डीएनए के टुकड़े पर कौन सा चार्ज होगा। तो हम अब देखिए इलेक्ट्रोड की जमावट कैसे करेंगे। ये जेल ऊपर डीएनए के टुकड़े भर रखे, एक इलेक्ट्रोड ऊपर है और एक इलेक्ट्रोड जेल के नीचे है, तो हम जेल के नीचे वाले इलेक्ट्रोड को विपरीत रखेंगे, मतलब डीएनए अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नीचे इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, पॉजिटिव, और जेल के ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। बीच में जेल रखी, अब हम ये सारा सेट करके इसको स्टार्ट कर देते। तो नीचे नीचे का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो जेल में ऊपर उपस्थित नेगेटिव डीएनए को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये डीएनए के अणु जो कि जेल के उन खड्डों में भरे हुए थे, अब वो जेल के अंदर उतर जाते हैं और किधर जाने लगते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो वो जितना लिक्विड हमने उन खड्डे में डाला था वो सारा अवशोषित हो जाता है जेल में, क्योंकि वो डीएनए चलेगा अंदर, और वो अंदर जाके चलते जा रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अच्छा, चलना तो एक साथ ही शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ बहुत तेज चल रहे होते हैं और कुछ धीमा चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों, ये टुकड़ों की लंबाई अलग अलग, छोटा होगा कम लंबाई वाला तो तेज भागेगा, बड़ा होगा तो धीरे धीरे जाएगा। तो अपने आप ये लंबाई के हिसाब से उस जेल के अंदर बिखर जाते हैं, और सब किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं। हमें आंखों से जेल में डीएनए चलता हुआ नहीं दिखता, हम चाहें तो अभिरंजित करके देख सकते हैं, यूं तो नहीं दिखेगा। वो पारदर्शी जेल पारदर्शी दिखेगी, वो खड्डों में जो वेल में जो विलियन भरा था वो भी अंदर अवशोषित हो गया, दिखेगा कुछ। स्टेन करोगे तो दिख जाएगा, अभिरंजित करने के बाद दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। एक निर्धारित समय तक हम इसको रन करते हैं तो सारे डीएनए के टुकड़े जेल में फैल जाते हैं लंबाई के हिसाब से। अभी हमने क्या किया, सारे टुकड़ों को जेल के अंदर फैला लिया, ठीक है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन सारे डीएनए इसी में। इसका एक्चुअल डायग्राम तो नहीं बन सकता, लेकिन हम इसका एक आउटलाइन डायग्राम जरूर बना सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये पात्र है इलेक्ट्रोफोरोसिस का। अब एक तो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ नेगेटिव ऊपर की तरफ, और एक इलेक्ट्रोड हम लेंगे पॉजिटिव नीचे की तरफ। अब इसके बीच में हम यहाँ पर अगार का जेल रखते हैं, ऐसा हम इसमें एक वेल बना देते हैं, इस तरह से। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस अगार के इस ब्लॉक में हमने, जैसे ये मैंने एक वेल बनाया है, ऐसे कई सारे वेल होंगे जो हमने उस कंघे के डालने से बनाए। इनमें हम क्या करते हैं, डीएनए के टुकड़ों का विलयन भर देते हैं। इस पूरे पात्र को किससे भर दिया जाएगा, ताकि ये जेल सूखे नहीं, बफर विलयन। तो यहां जो है बफर डाला जाए, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो डीएनए के टुकड़े इस तरह से जेल के अंदर चलने लगे, और ये ऊपर से नीचे की तरफ चले, नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मैंने बनाए जरूर है लेकिन ये दिखते नहीं आंखों से, ठीक है। इसमें जो सबसे आगे होगा ये कौन होगा, ये होगा सबसे छोटा खंड डीएनए का, सबसे छोटा, तो ये लंबाई के हिसाब से, जो सबसे पीछे रहेगा वो सबसे लंबा खंड होगा। तो डीएनए अपनी लंबाई के हिसाब से इसमें पृथक हो जाए। आपको दिखेगा कुछ नहीं, आप चाहो तो अभिरंजित करके देख सकते, ठीक है। अब ये तो हमने क्या किया, अभी तक जेल में फैला है। अच्छा, जेल में ये टुकड़े सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड, हमने डीएनए को काटा जरूर है लेकिन डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड। अब हम चाहते हैं कि ये जेल में रहते हुए पहले इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बनाएं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कैसे बनाते, डीएनए में बताया था ना, डीनेचुरेशन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। किससे करते हैं डीनेचुरेशन, दो तरीके बताए थे, एक तो है तापमान,
और दूसरा पीएच क्षारीय माध्यम। ठीक है, अब तापमान बढ़ाना तो यहाँ संभव नहीं है, तापमान बढ़ाओगे तो ये जेल पिघल जाएगी। हम यहाँ क्षारीय माध्यम से इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो ये जो जेल होती है, जेल को क्षारीय माध्यम या एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन विलयन में रख देते हैं। एल्कलाइन विलयन में रख देते हैं उच्च पीएच वाले विलयन में। जैसे मान लो ये पात्र और इसमें ये एल्कलाइन माध्यम, एल्कलाइन विलयन, इसमें हम इस जेल को उठा के लाके यहाँ रख देते हैं थोड़ी सी देर के, ये जेल। अब इसके अंदर ये एल्कलाइन माध्यम इसमें रख दिया गया। यहाँ तो बफर था, ये क्या है, एल्कलाइन माध्यम। इसमें अच्छे से इसको डुबा के थोड़ा अच्छे से हिला देते हैं। तो इस जेल के अंदर जो डीएनए के खंड हैं वो कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अपने आप क्या हो जाएंगे, ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड। तो अब ये जेल में ही रहते हुए सारे डीएनए के खंड सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। डीएनए के खंड सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते। इस कार्य को क्या कहेंगे, ये स्टेप कहलाती है डीनेचुरेशन। अब हमने पहले तो डीएनए को टुकड़ों को लंबाई के हिसाब से अलग किया जेल में, अब इनको सिंगल स्टैंडर्ड भी कर दिया, लेकिन डीएनए अभी है तो जेल में। लेकिन जेल की बहुत ज्यादा लाइफ नहीं होती, आप भले इसको बफर में डुबा के रखो तब भी ये कुछ दिनों में खराब होती है। हमें अब इन सारे डीएनए में से हमें क्या पहचानना है, हमें क्या चाहिए, आरएफ चाहिए। तो एक बार तो इन सारे डीएनए के खंड को किसी ऐसी सतह पे लाएं जहां हम इनको लंबे समय के लिए रख पाए, जेल में नहीं रख सकते। पहले हम इसको एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करें सारे डीएनए को, और उसके बाद उसमें से आरएफ पहचाने। तो अब जेल में उपस्थित इन सारे डीएनए के खंडों को एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली पर स्थानांतरित करेंगे। ये होती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या नाइलॉन की पतली सी शीट भी चलेगी। ये अर्धपारगम्य है, अर्धपारगम्य जानते हो, विलायक जाएगा, विलेय नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जेल में उपस्थित इन सारे डीएनए को, सारे डीएनए खंडों को, एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है सदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग तकनीक द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली या नाइलॉन शीट पर स्थानांतरित करते हैं। तब इसको नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर सदन ब्लॉटिंग टेक्निक द्वारा स्थानांतरित करेंगे। अब देखिए ये कैसे किया जाता है। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक वैज्ञानिक E.M. सदन द्वारा बनाई गई। एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड सदन, इन्हीं के नाम से ये सदन ब्लॉटिंग तकनीक कही जाती है। झिल्ली कौन सी, नाइट्रोसेल्यूलोज की या नाइलॉन शीट। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र होता है जिसके अंदर नीचे बॉटम में कांच का प्लेटफॉर्म होता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे ला करके हम अपनी जेल रख देते हैं। मान लीजिए हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो जेल प्राप्त करी, जिसको हमने डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी कर लिया, ये जेल हमने इस कांच के प्लेटफॉर्म पर लाके यहाँ रख दी। ठीक है, और ये इसमें डीएनए के खंड है। जेल को लाके रखी और जेल के लेवल तक, जेल की सतह तक हम इसमें बफर विलयन भर देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। तो यहां भी वापस से क्या लिया गया, बफर सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, इस जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली बिल्कुल इसी के आकार की काट के इसके ऊपर रख देते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली एक गुलाबी कलर की झिल्ली होती है जो इसके ऊपर रख दी जाती है। मतलब हमने सबसे नीचे क्या रख रखा है, सबसे नीचे तो क्या रखा है, जेल। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रखी हमने, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली। अब इसके ऊपर खूब सारे ब्लॉटिंग पेपर, इसलिए इसको ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहते हैं। ब्लॉटिंग पेपर रख देते हैं बहुत सारे, पूरा बंडल का बंडल, और थोड़ा इसमें वजन भी रख देते हैं।
ये जो है ये क्या है, ये है ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर, ये व्यवस्था कहलाती है सदन ब्लोटिंग तकनीक। अब इसमें एक तो क्रम ध्यान रखना है, सबसे नीचे तो है जेल, और जेल के लेवल तक बफर भरा हुआ है। जेल के ऊपर क्या रखी है, मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर जानते हो, कभी स्कूल के लैब में फिल्टर पेपर देखा हो, केमिस्ट्री के लैब में तो हो गई, कई बार होता है ना फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा के फिर छानते हैं कुछ। फिल्टर पेपर जैसा ही मोटा सा कागज होता है, सूखा होता है, लेकिन जब इस कागज को जरा सा पानी पे टच करो तो ये पानी सोखता है। ये सूखा मोटा सा कागज होता है, छिद्रित होता है और ये पानी सोखता है। तो जब हमने यहाँ पर बहुत सारे ये ब्लोटिंग पेपर रखे, तो ये जो बफर विलियन है ये इस बफर को अपनी ओर खींचेगा। तो बफर क्या करेगा, बफर विलियन जेल में से मेम्ब्रेन में से होता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऐसे बफर विलियन यूं जाएगा। तो बफर जा किस में से रहा है, जेल में से होके मेम्ब्रेन में से होके पेपर में जा रहा है। तो जेल में जितने डीएनए के टुकड़े हैं ये बफर सबको धक्का देके बाहर निकाल देता है। ऊपर क्या लगा रखी है अपन ने, मेम्ब्रेन। तो डीएनए जो होते हैं वो जेल में से तो निकले, लेकिन ऊपर मेम्ब्रेन लगी है तो मेम्ब्रेन पे जाके चिपक जाते हैं। और बफर यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि झिल्ली अर्ध पारगम्य है, तो डीएनए तो क्रॉस नहीं होगा लेकिन बफर तो निकल जाएगा। तो बफर तो कहाँ जाता जाएगा, ये लिक्विड तो ऊपर पेपर में, और डीएनए सारे के सारे जेल में से निकलकर किस पे लग जाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। तरीका समझ में आया। देखिए ये काम हमेशा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण की तकनीक है। और केवल डीएनए नहीं, किसी भी बड़े वृहद अणु के टुकड़ों को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर सकते हो, बस उस पर कोई चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा हमने यहाँ डीएनए के टुकड़े अलग किए, आप आरएनए के भी कर सकते हो, प्रोटीन के भी कर सकते हो, लेकिन जिसको भी अलग करोगे बाद में उसको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्लोटिंग। ठीक है, तो इस सदन ब्लोटिंग के बाद आप सारी थोड़ी देर इसको चलाने के बाद क्या करेंगे, सब कुछ हटा करके ये मेम्ब्रेन हमने ले ली। अब इस मेम्ब्रेन पर हमारे डीएनए के टुकड़े हैं। जो डीएनए के टुकड़े जेल में थे वो सब किस पर आ गए, मेम्ब्रेन पर। आपको दिखेगा कुछ नहीं आंखों से, इसको सुखा लिया जाता है, डीएनए इस पे चिपक जाता है। अच्छा ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड, वो वहीं कर लिया ना अपने, सिंगल स्टैंड। तो ये होगी नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली, और इस पर हमारे सैंपल के सारे डीएनए के टुकड़े, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, इस पे चिपके हुए हैं। अब हमारा आखिरी काम बचता है, और वो है इनमें से आरएफ को पहचानना, ताकि हम अपना RFLP बना पाए। समझ में आई बात। अब आरएफ पहचानने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी की मदद लें। हमें आरएफ के अंदर क्या मिलता है, जरा वापस पीछे जाते हैं। आरएफ के अंदर क्या है, मिनी सैटेलाइट, भूलना मत इसको। और मिनी सैटेलाइट में कोई इकाई श्रृंखला बार बार रिपीट हो रही, वो जो रिपीट होने वाली इकाई श्रृंखला वो हमें ज्ञात है। जैसे मैंने कहा 20 बेस पेयर, तो 20 की पुनरावृत्ति। तो वो जो 20 बेस पेयर जो बार बार पुनरावृत हो रहे हैं, वो श्रृंखला हमें ज्ञात होती है, क्योंकि हम मानव का पूरा जीनोम अध्ययन कर चुके हैं। तो अब वो जो श्रृंखला जो पुनरावृत हो रही है 20 बेस पेयर मान लो, हम क्या करते हैं, उसी 20 बेस पेयर का एक पूरक क्रम बनाते हैं डीएनए का। तो एक कृत्रिम डीएनए बनाएंगे, जिसको जानबूझकर रेडियो एक्टिव बनाएंगे, कोई भी एक तत्व उसमें रेडियो एक्टिव डाल देंगे। ठीक है, और वो जो कृत्रिम डीएनए होगा उसकी लंबाई भी कितनी होगी, 20 बेस पेयर। और ये 20 बेस पेयर आपके मिनी सैटेलाइट में जो पुनरावृत क्रम है उसका पूरक होगा। समझ में आया कुछ, छोटे छोटे रेडियो एक्टिव पुनरावृत इकाई के पूरक डीएनए के क्रम खंड बनाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोब। इसको क्या बोलते हैं, प्रोब। ठीक है, तो डीएनए प्रोब बनाया जाता है। डीएनए प्रोब हमें पहले से बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा मिनी सैटेलाइट कौन सी है वो हमने पहले तय कर रखा है, उसके अंदर पुनरावृत इकाइयां कौन सी वो भी मैंने पहले ही तय कर रखा है। तो हमें पता है, तो हम उसी श्रृंखला का क्या कर लेते हैं, प्रोब बना लेते हैं। प्रोब का विलियन आ गया, अब हम एक पात्र में प्रोब का सारा विलियन डाला। ये प्रोब हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड और रेडियो एक्टिव होंगे, और इसलिए यहाँ काम करते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें से विकिरणें निकलती। अब इस झिल्ली को उठाते हैं और उसमें डुबा देते हैं, इसमें डुबा के निकाल लेते हैं। इस झिल्ली पर डीएनए लगा है, वो कैसा है, कैसा है, मैंने कहा था ना कि नींद मत निकालना। 15-20 लोगों को मस्त वाली नींद आ रही है, गिरी पड़ेंगे कोई आसपास में। ठीक है, खुद के थप्पड़ लगाओ अगर नींद आती हो,
क्योंकि ध्यान रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैंने कहा ना कि क्लास में आने वालों में भी आधों को ही समझ में आती, क्योंकि आधे ऐसे सो जाते, और बाकी जो आए नहीं है खैर उनका तो कहना ही क्या। एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आपको सातों जन्म तक नहीं समझ में आएंगे, उन्होंने लिखा ही ऐसा है। और इसीलिए जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा, नहीं तो अभी बायोटेक के दोनों चैप्टर में यही चीज वापस आएगी, फिर मैं नहीं बताऊं, आप रट भी नहीं पाओगे ये, और मैं बता देता हूँ, छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने लिखने से पहले ही कहा था कि सुनते समय अगर कोई सो जाता है तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ही नहीं। ऐसे कौन से पत्थर तोड़ के आए जो नींद आ जाती है आप? थोड़ा तो एक्टिवनेस रखें। अब हमारे पास उस प्रोब के विलियन में से मैंने झिल्ली डुबा के निकाली, झिल्ली पर डीएनए कैसा, प्रोब का डीएनए कैसा, तो जैसे उसमें डाला तो वो प्रोब जो है उन पे घूमता है, बहुत सारे होते हैं प्रोब, और उस प्रोब को उस झिल्ली में जहां उसका पूरक हिस्सा मिलता वहां जाके बाइंड कर जाता, समझ गए? तो ये प्रोब उस झिल्ली में कहां जाके बाइंड करेंगे, कहां पर, जहां मिनी सैटेलाइट हो, यानी कि जहां आरएफ हो, इस झिल्ली में जहां जहां आरएफ होगा केवल वहीं वहीं प्रोब जुड़ेगा, क्योंकि आरएफ के अंदर जो मिनी सैटेलाइट है उसमें जो पुनरावृत इकाई है उसी का तो प्रोब डाला है, पूरक। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, जैसे ये एक पात्र लिया हमने, और इस पात्र में हमने पहले तो प्रोब का विलियन ले लिया, छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब लिए जाते हैं। प्रोब, डीएनए प्रोब पर काफी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रोब किसके पूरक होंगे, ये मिनी सैटेलाइट के पूरक होते हैं, ये हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। अब इसके अंदर हमने इस झिल्ली को यहां डुबाया, इसमें बस इसमें डिप करा और वापस निकाल लिया तुरंत, ठीक है, ये हमने निकाल लिया इस प्रोब के इन सारे विलियन में, इस झिल्ली को बस इसमें डुबा करके निकाल लिया। तो इस दौरान क्या हुआ, इस झिल्ली में जहां जहां भी आरएफ था, हमें दिखता तो नहीं है लेकिन वहां वहां क्या लग गए, प्रोब, ठीक है। और ये जो प्रोब लगेंगे, इन प्रोब की खास बात है ये रेडियो एक्टिव है, तो प्रोब जहां लगता वहीं बैठा बैठा विकिरण निकालता है। तो जहां जहां प्रोब लगा होगा वहां से क्या निकल रही होंगी, विकिरणें। अगर मैं उन विकिरणों की जगह पता कर लूं तो वही तो जगह आरएफ की होगी। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ जो है ये झिल्ली है, और यहाँ कई सारे डीएनए के खंड लगे हुए थे, लेकिन एक प्रोब सॉरी एक आरएफ यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बीच में दूसरे भी डीएनए है। प्रोब डाला तो प्रोब कहाँ कहाँ जुड़ेगा, केवल यहाँ 3 जगह, मान लो 3 जगह आरएफ है तो 3 जगह जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ के आरएफ में मान लीजिए 100 पुनरावृत्ति थी, यहाँ मान लो 50 ही है, यहाँ वाले में 25 ही है, तो जब प्रोब डाला जाएगा तो यहाँ कितने प्रोब जुड़ेंगे, 100 पुनरावृत्ति, यानी कि एक ही इकाई कितनी बार आ रही है, और हमने प्रोब बनाया एक इकाई का। प्रोब तो हमने हजारों डाले हैं लेकिन वो सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, ओके। तो प्रोब जब इसमें डालेंगे तो यहाँ कितने प्रोब जुड़ेंगे, 100 यहाँ और यहाँ 25, जितनी पुनरावृत्ति की उतने उतने प्रोब लग जाए। और ये प्रोब जो यहाँ लगा वो ऐसे विकिरण है, बिल्कुल समानांतर विकिरण आएगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे, तो इसमें से क्या निकल रही, रेडिएशन। अगर हम इस रेडिएशन की जगह पता कर ले तो हमें अपने आप आरएफ की जगह पता चल जाएगी। अब इसके लिए क्या तरीका यूज करते हैं, हमें यह पता है कि रेडियो एक्टिव विकिरणें फोटोग्राफिक फिल्म को खराब कर देती। फोटोग्राफिक फिल्म जानते हो, पुराने जमाने में, हो सकता है घर में अभी भी पुराने वो रील वाले कैमरे होते जिसमें एक रोल फिट होती थी और फिर अपन फोटो खींचते जाते थे और आगे बढ़ा, उसको खोलते नहीं थे, उसको बंद का बंदी रखते थे, खोलते तो खराब हो जाता था। अब तो खैर डिजिटल आ गया इसलिए ये सब खत्म हो गए, लेकिन पहले आते थे। इवन अभी भी एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे की भी वो काले रंग की शीट आती है। आजकल जो एक्सरे एक तो आता है डिजिटल वाला, वो तो प्रिंट आउट की तरह प्रिंटर में से निकलता है, वो नहीं, जो पहले आता था जिसमें मोटी सी काली शीट आती थी, अभी भी कई जगह होता है वो होती है फोटोग्राफिक फिल्म। आप लोग जो एक्सरे देखते हो वो काले रंग में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है शरीर का किसी भाग का, तो वो एक्सरे फिल्म डेवलप की गई, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में बिल्कुल ब्लैंक होती, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है ये किसी भी विकिरण से खराब हो जाती, रेडियो एक्टिव से ही नहीं, सामान्य लाइट से खराब हो जाती। इसलिए कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म को
लाइट में लाते ही नहीं है, लाइट में लाए मतलब खराब हो जाती। जैसे हम कैमरे में रोल लगाने के बाद कैमरा बंद कर देते थे और फोटो खींचते रहो, बढ़ाते रहो, अगर आपने खोल दिया तो वो लाइट जो अंदर गई वो सारी रील खराब कर देती। समझ गए? तो वो जब इसलिए एक्सरे भी लिया जाता है, तो एक्सरे लेने के बाद, आजकल तो डिजिटल एक्सरे वो प्रिंट आउट आता है, अदरवाइज पहले क्या होता था, एक्सरे लेने के बाद वो 2-3 घंटे बाद अपने को एक्सरे बना के देता था। उसमें वो पूरा एक अंधेरा कमरा रहता, उस डार्क रूम में वो डेवलप होता था, क्योंकि लाइट की एक विकिरण भी उस एक्सरे की शीट को खराब कर देगी, आपका एक्सरे खराब हो जाएगा। और वो उसकी फिर वो उसकी वॉशिंग भी होती है, सब होता है, और फिर वो सुखाता है उसको। हम जब लेने जाते हैं तो कई बार कपड़ों की तरह वो फिल्म लगा करके एक्सरे सुखाता हुआ दिखेगा आपको। पूरा एक लंबा तरीका होता है फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप कर। अब हम यहाँ वही काम में लेंगे। हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म ली बिल्कुल डार्क रूम में, और इस झिल्ली को ले गए, झिल्ली में विकिरण निकल रही है, इसके सामने वो फोटोग्राफिक फिल्म ऐसे लगाई, बस ऐसे लगा के हटा दो। ये काम अंधेरे कमरे में करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसको लगाया तो जहां से विकिरण निकल रही थी वहां वहां क्या हो गई, फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो जाती। अब इसको हम एक्सरे की तरह डेवलप करें, तो बिल्कुल एक काले रंग की वैसी एक्सरे जैसी शीट बन के आई, और उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें ऐसे लाइनें दिखेंगी कुछ कुछ। ये लाइनें जो दिख रही है ये वो जगह जहां वो रेडिएशन टकराई थी, और रेडिएशन यहाँ टकराई मतलब ठीक इसी जगह झिल्ली में कौन है, आरएफ। मैं अगर उस झिल्ली को और एक्सरे को यूं अतिव्यापित करूं तो जहां जहां मुझे बैंड दिख रहा है वहीं वहीं झिल्ली में क्या है, प्रोब लगा हुआ है, वहीं से विकिरण निकल रही, मतलब वहां आरएफ है। तो एक्सरे फिल्म पर जितने बैंड्स आए वो सभी दरअसल झिल्ली में उपस्थित आरएनए का ही तो फोटो है, सॉरी आरएफ का। ठीक है, तो वो आरएफ का फोटो हमें फाइनली कहाँ मिलता है, एक्सरे पर। तो एक्सरे पर ये जो बैंड्स आते हैं ये इस सैंपल का क्या है, आरएफ का समूह है, यानी कि इसी को हम आरएफ एलपी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हम इस तरह से एक एक्सरे फिल्म लगाएंगे इस झिल्ली पर, फोटोग्राफिक फिल्म या एक्सरे फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे फिल्म, इसको इसके ऊपर लगाया जाता है और फिर इसको डेवलप किया जाता है। इस एक्सरे फिल्म को डेवलप करेंगे जैसे एक्सरे बनाते हैं उसी तरह से, और डेवलप करने के बाद हमें इस एक्सरे फिल्म में कुछ बैंड्स दिखाई देंगे। तो नाइट्रोसेल्युलर झिल्ली में जहां जहां भी विकिरण निकल रही होगी वहां वहां में एक्सरे फिल्म में ऐसे बैंड्स दिखे। ये जो एक्सरे फिल्म पर बैंड आए फोटोग्राफिक फिल्म पर, यही इस सैंपल के आरएफ का समूह है। तो ये क्या कहलाता है, ये उस सैंपल का आरएफ एलपी, या इसी को हम क्या कहेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट। समझ में आई बात? और ये जो लास्ट का पूरा काम हमने किया, झिल्ली को ये रेडियो एक्टिविटी इसमें डाला, इसको तो कहा जाता है संकरण। संकरण इसलिए क्योंकि यहाँ दो अलग अलग डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और वैसे ये पूरी प्रक्रिया जो तकनीक है लास्ट वाली, इसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्योंकि यार रेडियो एक्टिविटी काम में ली जाती है तो इस तकनीक को क्या कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। सदन ब्लॉटिंग के बाद झिल्ली में आरएफ पहचानने के लिए क्या किया गया, ऑटो रेडियोग्राफी। तब जाकर हमें डीएनए फिंगरप्रिंट मिला, वो भी एक्सरे पर। इसको कंप्यूटर में स्कैन कर लेते हैं, वो बैंड्स जो दिखाई देते हैं इसी के मिलान करने से लोगों की पहचान की जाए। पहचान कैसे करेंगे वो काम हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बनाया कैसे जाता तरीका समझ में आया? मतलब जो भी स्टेप्स हैं, देखिए सबसे पहले अपन ने सैंपल लिया, उसमें से कोशिका निकाली, डीएनए निकाला। मेन काम शुरू होता है यहाँ से। अगर डीएनए कम है तो पीसीआर कर लो, अगर डीएनए ज्यादा है तो मत करो, ये वैकल्पिक है। अब सबसे पहला काम क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान, फिर उसके बाद क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, फिर डीनेचुरेशन, उसके बाद सदन ब्लॉटिंग। ये वैज्ञानिक के नाम से रखी है तकनीक। इलेक्ट्रोफोरोसिस में जेल में जिन चीजों को अलग किया उनको झिल्ली पर स्थानांतरित करने की तकनीक को सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। अब झिल्ली पर ये जो डीएनए आए, इसमें अब हमने प्रोब का विलयन डाला, तो ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब जुड़े, और उनको पता लगाने के लिए हमने फोटोग्राफिक फिल्म लगाई जिसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अगली बात समझ में? इस तरीके से एक्सरे फिल्म पर हमें आरएफ के बैंड्स मिलते हैं, और यही वो आरएफ एलपी, यही वो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, लैब में किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने के लिए। अगली बात समझ में? इसको लिख लीजिए, ये पूरा प्रोसेस एक साथ। अब आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी हम खाली स्टेप का नाम लेंगे, हमें समझ में आना चाहिए। मैंने बस आपको यहाँ पीसीआर नहीं बताया, पीसीआर अपन बायोटेक में पढ़ेंगे।
बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, ये बायोटेक में भी काम आएगा, मैं वहां नहीं बताऊंगा, मैंने यहीं पर इसको बता दिया क्लियरली कैसे होता है। ठीक है। अभिरंजित करके देखा जा सकता है कि डीएनए कैसे दिखते हैं इस जेल के अंदर, उसकी फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। अब फटाफट लिख लो इसको, फोटोग्राफी तो बाद में कर लेना, पहले लिख लो इसको, 5 मिनट बहुत होते हैं लिखने के लिए। तो फोटो खींचोगे तो कहाँ से लिख पाओगे।
हो गया? पांच मिनट बोला था, 10 मिनट हो गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमें आवश्यकता होने पर हम जेल में डीएनए को अभिरंजन द्वारा देख भी सकते हैं, स्टेनिंग कहते हैं जिसको। हमारे को यहाँ कहीं जरूरत नहीं पड़ी, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीनेचुरेशन और सदन ब्लॉटिंग किया, लेकिन बहुत से दूसरे प्रयोग में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आता है। तो जेल में जब डीएनए अलग करते हैं तो उस समय नहीं दिखते, और देखना होगा तो क्या करना है, स्टेन, अभिरंजित करना होता है। स्टेनिंग कैसे करते हैं वो मैंने एक तरीका अलग से लिख रखा है। इसकी जरूरत फिंगरप्रिंटिंग में नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में कहीं नहीं है, लेकिन बायोटेक में हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस हम आगे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल में डीएनए को देखना हो तो करना क्या है, ये 3 स्टेप लिखी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है इस पर। सबसे पहले तो इसको एक विलियन होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR कहते हैं, इसमें ले जाके रखना होता है। ये जो जेल हमने जैसे वहां डीनेचुरेशन के लिए रख रखी, इस जेल को लेकर के किस में रख देंगे, इथिडियम ब्रोमाइड के विलियन में डुबा के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसको निकालते हैं और यूवी लाइट में देखते हैं डीएनए कौन सा प्रकाश का अवशोषण करता है, यूवी लाइट। तो देखिए सामान्य लाइट में और बिना स्टेनिंग के डीएनए कभी नहीं देखा जा सकता, तो स्टेन करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से, और लाइट कौन सी रखनी है, यूवी। तो जो जेल हमें पहले बिल्कुल खाली दिख रही थी, अब उसमें डीएनए दिखाई देंगे, और डीएनए के खंड कैसे दिखेंगे, चमकीले नारंगी रंग के खंड दिखाई देंगे, इस तरह के बिल्कुल चमकते हुए ऑरेंज कलर के खंड
इस जेल में ऐसे बिल्कुल डीएनए के ऐसे खंड दिखाई देंगे, इतने स्पष्ट होते हैं कि अगर हमें एक खंड काट के निकालना भी हो तो निकाल सकते। तो ये स्टेनिंग के बाद डीएनए इस तरह से दिखे। और अगर हमें इसमें से एक खंड काट के निकालना हो तो जेल तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, चाकू से काट के निकाल सकते। जैसे मान लो सबसे लंबा खंड निकालना हो तो कौन सा टुकड़ा रहेगा? अरे ऊपर नीचे नहीं, वेल की तरफ। ये तो खड़ा है, इसको किसी भी तरह से रख सकते हो। तो जो वेल के पास वाला खंड है, अगर हम मान लीजिए हमें सबसे लंबा खंड चाहिए, तो यहां पर इसे चाकू से काटकर अलग कर सकते हैं। चाकू से काटकर निकाला जा सकता है। एक खंड को चाकू से काटकर अलग किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो अभिरंजन भी किया जा सकता है और एक खंड को अलग भी कर सकते हैं। तो अभिरंजित कैसे होना है ये अलग चीज है, काट के निकालने का ये प्रक्रिया कहलाती है इल्यूशन। अब ये चीज बायोटेक में काम आएगी, इसलिए वहां के लिए ध्यान रखिएगा। इल्यूशन या इसे क्षालन कहते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके यूवी लाइट में देखेंगे तो जेल में चमकीले नारंगी रंग के डीएनए के खंड दिखेंगे। एक खंड को यदि काटना हो तो इसे एक खंड के आसपास के चाकू से इसको अगार सहित काट के निकाल सकते हैं। काट के निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इल्यूशन, क्षालन। ये जो काम है स्टेनिंग और इल्यूशन, ये फिंगरप्रिंटिंग में नहीं चाहिए। ये हमें और कई प्रक्रियाओं में आगे जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद। तो ये अलग से ध्यान रखिएगा, प्रोसेस हमारा यहाँ खत्म हो गया था, ये अलग से चीजें थोड़ी सी ध्यान रखें। ओके, बाकी अब किस तरह से फिंगरप्रिंटिंग का हम उपयोग करेंगे, कैसे पहचानने में इसके उपयोग करेंगे, ये हम अगली क्लास में लेंगे। कल ही आपकी अगली क्लास भी है और कल की क्लास में फिंगरप्रिंटिंग भी खत्म करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक और है, मानव जीनोम परियोजना। वो वैसे भी एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो कल सभी लोग एनसीईआरटी लेकर आए, ठीक है, ताकि इस चैप्टर को कल खत्म किया जाए। ओके, ठीक है।